बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत खूबसूरत शहर है। इंडिया की मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज यहीं है। इस शहर की कई खासियत है। लोग यहाँ पर सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए भी आते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, नेचर्स लॉ, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ बेंगलुरु अपनी टेक्नोलॉजी, नाइट लाइफ, बोटेनिकल गार्डन्स, पार्क्स, प्लेसेस, इस्कॉन टेम्पल, चर्चेज, रोड्स, मार्केट्स, इन सब चीज़ों के लिए मशहूर है, वहाँ पर कई ऐसी जगह बसती है जो कि अपने में ही हॉन्टेड होती हैं। जैसे कि एक मशहूर किस्सा नाले बा का तो आपने सुना ही होगा, और ऐसे कई सारी स्टोरीज है जो वहाँ पर कहीं ना कहीं बसी हुई है। लेकिन आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा डरावना है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके आखिरी में आप इस स्टोरी से कुछ सीख कर ही जाएं। आज का किस्सा दो दोस्तों का है, अर्जुन और विष्णु। अर्जुन और विष्णु दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये दोनों एक दूसरे के नेबर थे और बचपन से ही साथ में थे। इन लोगों का एक दूसरे के घर में बहुत आना जाना रहता था। इन दोनों के घर वाले भी इन दोनों को अपने फैमिली मेम्बर जैसा ही मानते थे। अर्जुन के घर विष्णु जाता था तो वो उनका बच्चा ही था, और विष्णु के घर में सेम अर्जुन को बच्चे की तरह ही ट्रीट करा जाता था। इनके फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को भी जानने लगे थे, और ये दोनों स्कूल से ही साथ में थे। अब अर्जुन के जो घर वाले होते हैं ये काफ़ी फ्री माइंडेड होते हैं। इनका परिवार ज़्यादा रिलीजियस नहीं होता, लेकिन वर्कोहॉलिक बहुत होता है। अच्छा, अर्जुन के पेरेंट्स ज़्यादातर काम की वजह से मतलब बाहर ही रहते थे। उसकी तो परवरिश भी ग्रैनी ने करी है, लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिलता था उसके घर वाले उसके साथ बैठते थे, बातचीत करते थे। ऐसा नहीं है कि अर्जुन की उनके साथ बनती नहीं है। होता है ना कि मतलब इन्होंने तो भाई मेरे साथ टाइम ही नहीं बिताया करके, तो जैसी जैसी परवरिश होती रहती है, बड़ा होता रहता है बच्चा, उसके अंदर डिफरेंसेस आते रहते हैं माँ बाप को लेकर। अर्जुन के साथ ऐसा नहीं था, बट स्टिल अर्जुन मतलब जो भी है, माँ बाप अगर बाहर रहेंगे तो परवरिश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक तो हो जाएगी, और वही अर्जुन के साथ हुई थी। अर्जुन अब अमीर लेकिन बिगड़ा हुआ बन चुका था। वो काफ़ी एडवेंचरस था, काफ़ी डेयरिंग था, और हमेशा वो चीज़ें करना चाहता था जिसको नॉर्मल लोग दूर ही रहे। मतलब इस चीज़ से दूर ही रहना ये खतरनाक है। अर्जुन बोलेगा मुझे यही करनी है। और ठीक उसी जगह विष्णु का परिवार पूरा अपोजिट था। वो एक ब्राह्मण फैमिली से था। विष्णु की फैमिली बहुत ही रिलीजियस और ऑर्थोडॉक्स थी। विष्णु अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अच्छा, अर्जुन भी अपने माँ बाप का इकलौता ही बेटा था, लेकिन फिर भी विष्णु और अर्जुन आपस में काफ़ी ज़्यादा अपोजिट थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विष्णु एकदम ही सीधा था। थोड़ा बहुत बिगड़ा तो वो भी था, मतलब अर्जुन जितना नहीं, बट हाँ उसके साथ रह के थोड़ा बहुत मौज मस्ती वो भी करता था। बट जब भी करता था उसे अपने माँ बाप से बहुत डर लगता था कि भाई कहीं पकड़ ना ले, पकड़ लिया ना तो ये तो पीट के धो देंगे मुझे। और वहीं पे अर्जुन, उसको किसी चीज़ का डर नहीं था। अब ऐसे ही करते करते इनकी स्कूलिंग पूरी खत्म हो जाती है, और फिर इन लोगों ने अपने आगे की पढ़ाई बीजापुर, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे जाकर पूरी करी। जब ये दोनों अपनी पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में रहते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अपने घर से वो लोग दूर थे और कोई भी उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था। इन लोगों की दोस्ती बड़ी होती गई, और साथ ही साथ ये लोग अब खराब चीज़ों में भी इन्वॉल्व होने लगे थे। विष्णु पहले तो इन सब चीज़ों से डरता था, बट पीर प्रेशर में और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के चक्कर में वो भी इन खराब चीज़ों को यूज़ करने लगा था, जिस वजह से इनके जो ग्रेड्स थे वो भी कम होने लगे थे। और ऐसे करके बीटेक के 2 साल बीत जाते हैं। अब ये लोग अपनी छुट्टियों में घर आ जाते हैं, और घर में आकर ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये लोग बहुत मासूम हैं। जब इनकी 3rd ईयर की छुट्टियाँ हुई तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग इस बार घर नहीं जाएंगे, बल्कि ये लोग कहीं और घूमने जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग हर बार तो नॉर्थ इंडिया ही घूमते हैं, तो क्यों ना इस बार वो साउथ इंडिया घूमे। और फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग बेंगलुरु से होकर जाएंगे। वहाँ से होकर ये साउथ इंडिया एक्सप्लोर करेंगे। इनका प्लान बनता है लगभग 3 हफ्तों का। कॉलेज की इतनी छुट्टियां भी नहीं होती, बट इन दोनों को क्या ही फ़र्क पड़ता है। इन दोनों ने प्लान बना लिया था, और इन दोनों में से कोई भी कॉलेज के वो घिसे पिटे पुराने बोरिंग लेक्चर्स अटेंड नहीं करना चाहता था। इनको तो लगता था कि ज़िंदगी सिर्फ फ़न है, पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है। इन लोगों ने अपनी पैकिंग की और अपने घर वालों से परमिशन लिया। अर्जुन के पेरेंट्स तो बहुत आसानी से मान गए, मगर विष्णु के पापा ने उसे सख्ती से मना कर दिया, और यहाँ तक कि उसको डांटा भी कॉलेज की बिना फालतू छुट्टी लेने के लिए। ये लोग बहुत निराश हुए, लेकिन फिर अर्जुन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने विष्णु को अपना आइडिया बताया। विष्णु उस आइडिया को सुनकर पहले तो डर गया था, लेकिन फिर अर्जुन की स्वीट मैनिपुलेशन के बाद विष्णु भी मान गया। और फिर विष्णु अपने पापा को कॉल लगाता है। पापा कॉल उठाते हैं और वो कॉल पे बोलता है कि पापा मैं साउथ इंडिया मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहा, मैं तो वहाँ पर दर्शन करने जा रहा हूँ। साउथ में जो मंदिर है, वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए उन लोगों ने वहाँ जाने का प्लान किया है। जब विष्णु के पापा ने ये सुना तो उन्होंने पहले तो थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर अपने इकलौते बेटे की मीठी मीठी बातें और रिक्वेस्ट में आकर उन्होंने उनको जाने की परमिशन दे दी।
ये सुनकर अर्जुन और विष्णु की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। विष्णु को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था अपने अपने पापा से झूठ बोलने पर, बट अर्जुन बोलता है कि देख ऐसा करते हैं, अपन घूम लेंगे और लौटते वक्त मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे और प्रसाद भी ले लेंगे और वो जाकर अपने पेरेंट्स को दे देंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, उन्हें भी भगवान का प्रसाद मिल जाएगा, हमारा घूमना का घूमना हो जाएगा और घर वालों के भी कहीं इनडायरेक्टली मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो दोनों का सॉर्टेड है। और फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी पड़ती है, ये दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और फिर वहाँ से उन्होंने अपने अपने माँ बाप से आशीर्वाद लिया, अपनी कार उठाई और सफ़र के लिए निकल पड़े। अर्जुन कार ड्राइव कर रहा था और विष्णु पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। वो लोग दोनों गाना सुनते खाते पीते निकल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन उनको क्या ही पता था कि ये मंजिल उनको कुछ और ही अनुभव देने वाली थी, कुछ ऐसा अनुभव जिसकी इन दोनों में से किसी ने भी कल्पना नहीं करी होगी। ये लोग बारी बारी से ड्राइव कर रहे थे। लगभग शाम के 7 बजे उन्होंने गूगल मैप पर देखा कि बेंगलुरु आने में बस 1 घंटा ही बचा हुआ था। ड्राइव करके ये दोनों भी थक चुके थे तो इन्होंने एक ढाबे पे अपनी गाड़ी रोकी। वहाँ ये लोग बस खाना खा ही रहे थे कि उनके पास वहाँ पर एक वर्कर आता है। वर्कर इनके पास आकर बात करने लग जाता है। बोलता है कि भैया आप लोग तो यूपी से हो ना, कहीं घूमने जा रहे हो? जिसका अर्जुन जवाब देता है कि हाँ हम यूपी से तो है, लेकिन हमारा हॉस्टल जो है वो कर्नाटका में ही है, तो हम बस घूमने यहीं आए हैं, ऐसे एक्सप्लोर करने आए हैं। तो वो वर्कर भी इनके साथ बैठकर बातें करने लग जाता है। अब बातों बातों में वर्कर इन्हें कुछ शॉर्टकट रास्तों के बारे में भी बताने लगा। बातें आगे बढ़ती गई तो विष्णु के मुंह से ये निकल गया कि उसने अपने माँ बाप को झूठ बोला है मंदिर का दर्शन के बारे में और वो बोलकर यहाँ पर आया। जैसे ये बात वर्कर ने सुनी तो बड़े अजीब तरीके से इन्हें देखने लगा और फिर वो इन दोनों को देखकर बोलता है कि आप लोगों को कभी भी किसी मंदिर या देवी देवता का नाम लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा झूठ बोलते हो, बहाने बनाते हो तो उनका दंड भी लग सकता है और उनका दंड बहुत खतरनाक होता है। ये सब सुन के अर्जुन और विष्णु पहले तो उसे देखते ही रहे, लेकिन फिर वो दोनों उस वर्कर की बात पर हंसने लगे। उन्होंने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा कि किस सदी में जी रहे हो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आजकल के युग में जियो। और ऐसा बोलकर ये दोनों फिर से हंसने लगे और वर्कर की बात को हवा में उड़ा दिया। यहाँ पे थोड़ा अजीब बात ये भी थी कि विष्णु तो रिलीजियस था, मतलब वो मानता था इन सब चीज़ों में, बट स्टिल पता नहीं क्यों, शायद कूल बनने के लिए या उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो भी इन सारी बातों पर हंस रहा था। खाना खाने के बाद वो दोनों फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से जो रास्ता वो 1 घंटे में ख़त्म करने वाले थे, अब उन्हें 2 से ऊपर लग रहा था। रात के 9 बजे फाइनली वो दोनों बेंगलुरु पहुंच जाते हैं और उन्होंने एक होटल में चेक इन किया। उन लोगों ने 2 कमरे लिए और अपने अपने रूम में चले गए। वो बहुत थके हुए थे, इसीलिए फ्रेश होने के बाद वो दोनों जैसे ही बेड पर जाते हैं उन्हें उसी समय नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। रात के 2 बज जाते हैं कि तभी अचानक से अर्जुन की आंख खुलती है। उसे वॉशरूम जाना था। वो अपने बेड से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाता है। वो वहाँ पर जाकर अपना काम करता है और फिर अपने हाथ धो ही रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने सामने पड़े मिरर की तरफ पड़ती है। जैसे वो मिरर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, मतलब उसको खुद की छवि भी नहीं दिखाई दे रही उस शीशे में। वो एकदम हैरान हो जाता है और 2 मिनट के लिए वैसे पलके झपक के देखता है तो मिरर में उसको सब कुछ दिख रहा था। वो खुद को उस मिरर में देख पा रहा था। उसने 1 मिनट के लिए गहरी सांस ली और फिर सोचा कि थकान की वजह से ही ये सब हो रहा होगा और वापस से अपने बेड की तरफ जाकर सो गया। अगला दिन होता है। सुबह के 8 बजे ये दोनों उठे और इन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। फिर वो लोग बेंगलुरु घूमने में लग गए। उन्होंने कई जगह घूमी, कई प्लेसेस, पार्क्स, म्यूजियम और कई सारी जगह। लेकिन अर्जुन को अभी भी बहुत थकावट महसूस हो रही थी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसने ये बात जब विष्णु को बताई तो विष्णु ने उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। वो लोग वापस अब होटल आ जाते हैं। अर्जुन अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। उसका शरीर अभी भी बहुत दर्द कर रहा होता है। वो अपने बेड पर लेटा ही हुआ था और वो ऐसे ही फ़ोन में अपनी खींची हुई पिक्चर्स देख रहा था। सुबह से ये लोग एक दूसरे की पिक्चर्स खींच रहे थे तो एक पिक्चर थी जिसमें दोनों थे और जब वो उसे ध्यान से देखता है तब अर्जुन की नज़र एक चीज़ पर पड़ती है। वो देखता है कि जहाँ जहाँ इन्होंने पिक्चर्स खींची है हर जगह एक औरत उस तस्वीर में आ रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो चेहरा घुमा के, मतलब दूसरी साइड देख रही थी, तो उसका चेहरा कुछ भी दिख नहीं पा रहा था। बट ये बड़ी अजीब बात थी कि जहाँ भी फोटोज़ खींचो वो औरत कहीं ना कहीं तस्वीर में दिखती है। वो अपने बेड से उठा और विष्णु के कमरे में गया। उसने देखा कि विष्णु बेड पर बैठ के टीवी देख रहा था। उसने विष्णु को तस्वीरें दिखाई। पहले तो विष्णु को भी थोड़ा अजीब सा लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान हर तस्वीर में हो। विष्णु ने अर्जुन की तरफ देखा और उसे कहा कि वो लोग घूमने जाएंगे। अगर वो औरत उन्हें फिर से दिखाई देती है तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। उन दोनों को यही लग रहा था कि वो औरत कोई तो स्टॉकर है या फिर कोई भिखारी, कोई चोर।
तो अगर अगली बार फिर दिखाई देगी तो उसे पकड़कर पुलिस को दे देंगे। और ये बोलकर विष्णु वापस अपना टीवी देखने लग गया। अर्जुन अपने बेड की तरफ आ चुका है अपने रूम में। अब देखते देखते दोनों थक चुके थे तो सो गए थे। रात के 3:30 बजते हैं। विष्णु की आंखें खुलती है क्योंकि उसका टीवी ऑन था और लाइट सारी ऑफ थी। वो उसे लगा कि टीवी देखते देखते शायद उसे नींद आ गई होगी। वो रिमोट उठाता है टीवी ऑफ करने के लिए, लेकिन रिमोट जो होता है वो बगल में पड़ा होता है। तो जैसे ही वो बगल रिमोट लेने के लिए मुड़ता है उसे कुछ दिखाई देता है, कुछ ऐसा जिसे देखते ही विष्णु पूरी तरीके से चौंक जाता है। विष्णु ने जो देखा था उसे देखकर वो दंग ही रह गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, वो वहीं पर जम सा गया था, क्योंकि विष्णु देखता है कि जो टीवी होता है उसमें एक औरत दिखाई दे रही होती है। और ये औरत वही औरत थी जो इनको तस्वीरों में दिखाई दे रही थी। और वो औरत सेम उसी तरीके से, मतलब कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा, बस वो कहीं पीछे की साइड देख रही है और पीछे की साइड से एंगल है, मतलब वो यहाँ कहीं देख रही है और एंगल ऐसे पीछे की साइड से है, तो उसकी बैक साइड दिख रही है। विष्णु ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। कि तभी जो विष्णु का रिमोट होता है जिसे वो ढूंढने के लिए यहाँ ढूंढ रहा था ना, जिसे वो सोती वक्त, वो अचानक से धाड़ करके दीवार से बसता है और गिर जाता है। मतलब इतनी ज़ोर से कि ऐसा लग रहा था किसी इंसान ने उसे पकड़ के जोर से फेंका है, लेकिन वहाँ पर तो कोई था भी नहीं, तो कौन वो रिमोट को फेंक सकता है। अब विष्णु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी विष्णु टीवी पर देखता है और पहली बार वो औरत विष्णु की तरफ मुड़ती है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो धीरे धीरे टीवी से ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो बाहर ही आ जाएगी। वो एकदम क्लोज आ जाती है और फिर बहुत क्रीपी तरीके से हंसने लग जाती है। उसकी मुस्कान एक कान से दूसरे कान को छू रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखों से खून बहने लग जाता है। विष्णु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विष्णु डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर हर चीज़ एकदम शांत हो जाती है। टीवी की जो रोशनी थी वो ही सिर्फ विष्णु को अपनी आंखों पर महसूस हो पा रही थी। उसके कमरे की एसी की हवा उसके शरीर के पसीने को ठंडा कर रही थी। विष्णु अभी भी आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। उसने महसूस किया कि वो अब हिल सकता है और उसने भागने का भी सोचा। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने देखा रूम के दरवाजे पर कोई खड़ा था। विष्णु देखता है कि उसके दरवाजे पर कोई तो खड़ी थी, कोई औरत। और जैसे ही वो अपनी पलकें झपकाकर एक और बार देखने लगता है, वो देखता है कि वो जो औरत थी वो भागते हुए विष्णु के पास आ जाती है। जैसे ही ऐसा होता है विष्णु एकदम जोर से चिल्ला के ऐसे खड़ा हो जाता है। जैसे खड़ा होता है आसपास कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम साइलेंट था। विष्णु की सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा। वो कैसे तो करके खुद को संभालता है, पूरी तरीके से पसीने में लथपथ वो बस तेज सांसें लिए जा रहा था। और फिर उसे आवाज़ आती है टीवी के चलने की। जब वो टीवी की तरफ देखता है तो देखता है टीवी में मैच चल रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। विष्णु का पूरा शरीर कांप रहा था। एसी में भी उसको बहुत पसीने आ रहे थे। उसने अपनी साइड टेबल पर पानी के जग को उठाया और पानी पिया। फिर उसने टीवी ऑफ करा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो लाइट को बंद कर सके, तो वो ऐसे ही सो गया। उसको नींद आने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन फिर वो सो गया। अब अगले दिन फिर ये दोनों निकल जाते हैं कहीं घूमने के लिए। गाड़ी में अर्जुन बैठा है, विष्णु बैठा है। विष्णु बहुत चुपचाप बैठा है, अभी भी कहीं ना कहीं उसे वो डर का एहसास था। अर्जुन ये चीज़ नोटिस करता है और बोलता है कि क्या हो गया तेरे को, क्यों ऐसे मुंह फुलाए बैठा हुआ है, कुछ हुआ था क्या। विष्णु अर्जुन को पिछले रात का पूरा किस्सा सुना देता है। अर्जुन पहले तो हंसने लग जाता है और बोलता है कि क्या यार तू मजाक कर रहा है क्या, लेकिन फिर वो विष्णु के चेहरे पर जो वो सीरियसनेस थी उसे समझ जाता है और बोलता है कि देख विष्णु, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब एक ख्वाब था, एक ड्रीम, एक नाइटमेयर, जो तुझे लग रहा था कि शायद असली में हुआ है। बट जब तू एकदम खड़ा हुआ बेड के ऊपर तो तुझे भी पता है टीवी भी नॉर्मल था, लाइट्स भी ऑन थी, सब कुछ नॉर्मल था, तो वो सिर्फ एक नाइटमेयर था। हो सकता है कि वो सब तुझे सिर्फ थकान की वजह से दिख रहा हो। विष्णु ने भी उसकी बातों को माना और अपनी जर्नी को खराब ना करने की सोची। उन लोगों ने इस दिन भी बहुत जगह घूमी और उन्होंने कई सारी चीज़ें भी खरीदी थी मार्केट से। अब ये लोग MG रोड पर आ चुके थे और वहीं से कई सारी चीज़ें खरीद रहे थे कि तभी अर्जुन ने विष्णु से कहा, भाई तुझे एक बात बताऊं, मेरे दादा कहा करते थे कि MG रोड में कई जगहें ऐसी है जो कि हॉन्टेड है। जिस पे विष्णु कहता है कि तू मजाक मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख एक बार अपने अगल बगल कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोगों की चहल पहल है, भला ऐसी जगह कभी हॉन्टेड हो सकती है। और हॉन्टेड की बातें भी कौन कर रहा है, तू जो इन चीज़ों पे ज़्यादा मानता भी नहीं है। अच्छा चल मान लिया तेरे दादाजी सच कह रहे थे, तो बता उनके साथ कुछ हुआ था क्या यहाँ पर। और तब अर्जुन विष्णु को बताता है कि इस रोड पर एक बूढ़ी औरत टहलती है जो लोगों से लिफ्ट मांगती है, और जो भी उसे लिफ्ट के लिए हाँ कर देते हैं तो वो बाद में उन्हें मार देती है। अर्जुन ने बताया कि पुराने टाइम की बात है, दादाजी अपने दोस्त को मिलने के लिए यहीं पर आए थे।
जब वो लोग बैठे थे तो दोस्त ने ये पूरी कहानी बताई थी कि कैसे इस रोड पर एक बूढ़ी औरत आती है, लिफ्ट मांगती है। अब दादाजी ठहरे जिद्दी, उन्होंने भी ठान ली कि जब तक मैं उस औरत को देख नहीं लूँगा ना, मेरे को इस बात पे विश्वास नहीं होगा। जिसके बाद दादाजी और उनका दोस्त दोनों स्कूटर में बैठकर पहुंच जाते हैं एमजी रोड। काफ़ी देर तक वहाँ पर टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद दादाजी उस दोस्त का काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं। जब वो लोग वापस घर लौट रहे थे कि तभी दादाजी को वॉशरूम जाना था और वो रोड के किनारे जाकर अपना काम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ दादाजी के दोस्त जो कि स्कूटर पर दादाजी का इंतज़ार कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे कि उनके कंधे पर किसी ने टैप किया। अब वो जो दोस्त होता है वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि पीछे एक सफ़ेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और वो उस दोस्त से पूछती है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ोगे? उस दोस्त की तो मानो उसके शरीर से आत्मा ही निकल गई हो। वो स्कूटर से उतरता है और भागता है सीधा दादाजी की तरफ। अब दादाजी को वो दोस्त सब कुछ बता देता है। दोनों भागते हुए वापस स्कूटर की तरफ पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो दादाजी देखते हैं कि वो जो बूढ़ी औरत होती है वो एक रिक्शा में बैठकर चली गई होती है। उसे जाता हुआ देख दादाजी अब और ज़्यादा खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं कि तू एक बूढ़ी औरत से डर के भाग रहा था, तू पागल है क्या? अब कुछ दिन बीत जाते हैं और दादाजी अपने घर वापस आ जाते हैं। उसके ठीक 12 दिन बाद दादाजी को ये खबर मिलती है कि उनके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके दोस्त की हार्ट अटैक के कारण मौत हो चुकी थी। लेकिन शौक की बात ये थी कि उनके दोस्त को कोई बीमारी नहीं थी। इनफैक्ट वो तो बहुत तंदुरुस्त थे, वो काफ़ी फिट थे। तो उन्हें हार्ट अटैक होना खुद में एक अजीब सी पहेली थी। और फिर दादाजी को रात वाली बात याद आती है। जब उन्हें वो बूढ़ी औरत मिली थी तब भी रात के 12 बज रहे थे। अब ये कहानी जब अर्जुन विष्णु को बता रहा होता है तो विष्णु एकदम चुपचाप सुन रहा होता है। वो बस अर्जुन को डर की नज़रों से देख रहा होता है कि तभी अर्जुन एकदम से हंसने लग जाता है और विष्णु को बोलता है, यार तू कितना डरपोक है भाई। अर्जुन बोलता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो बस तेरे मजे ले रहा था। हाँ, दादाजी और वो जो दोस्त था वो एमजी रोड गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद जो दादाजी के दोस्त थे उसकी मौत हुई थी चिकन पॉक्स की वजह से, क्योंकि उसका अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था। जिसके बाद विष्णु भी हंसना चालू कर देता है अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर कि मैं भी क्या फालतू की चीज़ों से डरने लग गया हूँ एकदम से ही। और फिर दोनों हंसते हंसते प्लान बनाते हैं कि एक बार हम भी एमजी रोड चलें क्या। और फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि एक बार रात को हमें भी एमजी रोड एक्सप्लोर करना चाहिए। अब ये लोग यहाँ से खरीद के अपने होटल वापस चले जाते हैं। रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात के 2:30 बज जाते हैं और तब ये वापस अपनी गाड़ी निकालते हैं और निकल पड़ते हैं एमजी रोड की तरफ। 2:30 बजे ये लोग एमजी रोड की तरफ पहुँच चुके थे। उन्होंने एक जगह पर अपनी कार रोकी, बाहर उतर गए और वहाँ से उन्होंने कई ट्रक को गुजरते हुए देखा। थोड़ी देर उन्होंने वहाँ खड़े होकर सिगरेट पी और फिर थोड़ा वॉक करने लगे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। अर्जुन कार के बोनट पर बैठा था और विष्णु कार से दूर टहल रहा था। अब विष्णु टहल रहा था तो उसकी नज़र रोड पर पड़ती है। वहाँ पर कुछ एक चीज़ थी जो काफ़ी चमक रही थी। उसने देखा तो वो एक सिल्वर की चेन थी। अब वो जो चेन थी वो नीचे पड़ी हुई थी, तो विष्णु उस चेन को उठाता है, देखने लगता है, अर्जुन को दिखाता है, अर्जुन भी आता है और दोनों इस चेन को देख ही रहे थे कि तभी इनको एक आवाज़ सुनाई देती है किसी औरत की। अब ये चेन देख रहे थे, इन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक औरत थी जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। अब वो औरत इन लोगों से कहती है कि मुझे कहीं जाना है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई सवारी नहीं मिल रही और उसकी वजह से मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और वो चाहती है कि ये दोनों उसको लिफ्ट दे दें। अब अर्जुन उस लड़की को पूरा देखता है ऊपर से नीचे तक कि भाई ये कौन सी लड़की है जो रात के 2:30 बजे यहाँ पर आ गई है। वो सफ़ेद साड़ी में थी, 30 साल की लग रही थी, सुंदर, दिखने में काफ़ी सुंदर थी। अर्जुन भी उसकी हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है कि तभी विष्णु अर्जुन को एक साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि उन्हें इस अनजान औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या हो सकता है, कौन है इतनी रात में, ऐसे कौन सा काम था जिसे इतनी रात में निकलना पड़ा और अब कैब भी नहीं कर पा रही। और ऊपर से शरीफ घर की लड़कियां यूं किसी से भी लिफ्ट नहीं ले लेती हैं, मतलब। और ऊपर से आजकल लड़कियां ऐसे ही थोड़ी ना किसी अनजान लड़कों से लिफ्ट ले लेती है। बहुत डाउट आ रहे थे विष्णु के दिमाग में, जिस पर अर्जुन उसे बोलता है, तू पागल है क्या, तू इतने डाउट क्यों करता है लोगों पर, तू थोड़ा चिल रहा कर। और अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो भाई कोई भी नहीं करेगा, हमारे सिवाय यहाँ है भी नहीं कोई। और इससे ज़्यादा कि वो किसी मुसीबत में फंसे, बेटर है हम ही हेल्प कर देते हैं। अर्जुन बोलता है कि भाई उसे देख, भगवान ना करे, लेकिन और भी उल्टा सीधा हो सकता है, रात काफ़ी हो चुकी है, हमें हेल्प करना चाहिए। तो विष्णु भी अब ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है इस बात पर। यह सुनने के बाद विष्णु ने भी ज़्यादा बहस नहीं करी और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। कार अर्जुन चला रहा था। उसने उस औरत से उसका नाम पूछा, लेकिन उस औरत ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन और विष्णु दोनों को ही ये चीज़ बहुत अजीब लगी, बट शायद अपनी सिक्योरिटी की वजह से औरत इन दोनों को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी और यही सोचकर इन दोनों ने भी ज़्यादा जिद नहीं करी। अब अर्जुन रियर व्यू जो मिरर होता है जिससे आप पीछे देखते हो, उससे उस औरत को देखता है तो उस औरत के जो सारे बाल थे वो खुले हुए थे और वो औरत लगातार सिर्फ नीचे देखे जा रही थी। और थोड़ी देर बाद उस औरत ने
कुछ बहुत धीरे धीरे आवाज़ में फुसफुसाना चालू कर दिया था, जैसे वो कह रही है लेकिन आप सुन नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। विष्णु को बहुत अजीब लगने लगा था, लेकिन उसने अर्जुन को कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि अर्जुन फिर से उसे डांटेगा। अब जैसे जैसे अर्जुन गाड़ी चला रहा था उसे लग रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उसे घूर रहे हैं, जबकि वहाँ पर ऐसा कोई था नहीं, लेकिन उसे ऐसी फीलिंग सी आ रही थी जैसे बहुत सारे लोग उसे घूर रहे हों। वो उस औरत को देखता है, वो नीचे देखे जा रही है। वो विष्णु को देखता है, विष्णु मिरर डाउन करके बाहर देखे जा रहा था और अर्जुन अपनी गाड़ी चला रहा था। अब अर्जुन चलाते चलाते उसे बहुत अजीब सा फील होने लगा था। उसको वॉमिटिंग आ रही थी। वो अचानक से गाड़ी को रोकता है, साइड में लगाता है और वॉमिट करने लग जाता है। देखते ही विष्णु भी बाहर आता है और अर्जुन की ऐसी पीठ में हाथ फेरने लग जाता है। और विष्णु जब देखता है तो वो देखता है कि अर्जुन के मुंह से जो वॉमिटिंग हो रही थी वो खून की हो रही थी, लाल रंग की। वो दोनों ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन विष्णु ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा कि वो डॉक्टर को दिखाएंगे। अब जब ये दोनों वापस कार में आते हैं तो उन दोनों ने देखा कि वो औरत अपनी जगह से ज़रा सा भी नहीं हिली थी। उन लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा और विष्णु इस बार ड्राइव करने लगा था और अर्जुन पैसेंजर वाली सीट में बैठा हुआ था। करीबन 30 मिनट तक ये लोग ड्राइव कर रहे थे। 30 मिनट तक इन दोनों ने आपस में बात नहीं करी, उस औरत ने तो कुछ बोला ही नहीं। और 30 मिनट बाद वो औरत इन्हें गाड़ी रोकने को कहती है। गाड़ी एक चौराहे पर खड़ी कर दी जाती है। वो औरत अब गाड़ी से उतरती है और इन दोनों को देखकर अर्जुन को देखकर कहती है कि शुक्रिया अर्जुन, और वो वहाँ से चली जाती है। और देखते ही देखते वो अंधेरे में गायब हो जाती है। अब अंधेरे में गायब होने का मतलब ये नहीं कि बस जा रही और सडनली टक करके गायब। वो होता है ना कि अंधेरा है और आप धीरे धीरे आगे जा रहे हो तो एक टाइम के बाद दिखना बंद हो जाते हो, वैसा। जब वो अब इनकी आंखों की नज़रों से गायब हो चुकी है तो अर्जुन विष्णु को बोलता है कि बड़ी अजीब औरत थी यार, मतलब यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कहाँ उतर के चले गई वो। तो विष्णु कहता है कि हो सकता है आगे कोई गली वगैरह हो, ज़्यादा ना सोचो। वैसे भी वो औरत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा कहने के बाद उसने कार अपने होटल की तरफ बढ़ा ली। अब वो दोनों होटल पहुंच जाते हैं और बस चेक इन करने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक ख्याल आता है कि वो जो चेन थी, वो सिल्वर वाली चेन जो विष्णु को मिली थी, वो इन्होंने उठाई तो थी बट वो थी किसके पास। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से पूछते हैं तो दोनों मना करते हैं कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है, तेरे पास है, मेरे पास भी नहीं है। अब ये दोनों जाते हैं गाड़ी में, हर जगह चेक करते हैं बट चेन कहीं पर भी नहीं थी। अब ये लोग चेन चेक कर रहे थे, गाड़ी में कुछ मिल भी नहीं रहा था कि तभी अर्जुन को एक और ख्याल आता है और वो बोलता है कि एक बात बता। विष्णु बोलता है बोलता है कि तूने मेरा नाम तो उस औरत को बता दिया था, लेकिन अपना क्यों नहीं बताया? वो सिर्फ मुझे शुक्रिया बोलकर गई थी। और तभी विष्णु थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि मैंने उसे कोई नाम नहीं बताया, मतलब हमारी तो कोई ऐसी बात भी नहीं हुई थी जिसमें हम एक दूसरे का नाम ले रहे हो, तो उसको आखिर नाम पता कैसे चला? ये सुनने के बाद वो दोनों हक्के बक्के रह गए थे। इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। ये दोनों ने सोचा कि इतने दिन से उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होते जा रहा है, तो उन दोनों ने वहाँ से निकलने का सोचा। जब वो दोनों अपने अपने रूम में पहुँचे तो उन्होंने अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। अर्जुन ने जब अपने रूम से निकलने की कोशिश करी तो उसके रूम का जो डोर था वो खुल ही नहीं रहा था। वो बहुत घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उससे वो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसे अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आती है और जब अर्जुन वो रोने की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि पीछे वही औरत बैठी थी जिसको इन्होंने चौराहे पर छोड़ा था और उसके हाथ में वही सिल्वर की चेन होती है और वो ऐसे हेड डाउन करके रोए जा रही थी। और वो रोते रोते अपना चेहरा ऐसे उठाकर अर्जुन की तरफ देखती है और रोते रोते बोलती है कि भाग रहे हो। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि अर्जुन वहीं ज़मीन पर गिर गया। उसने देखा कि वो औरत हवा में उड़ रही थी और धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो औरत उसे कुछ कर पाती, अर्जुन के रूम का डोर खुल जाता है और उसने देखा कि वहाँ पर विष्णु खड़ा था। अर्जुन को भी विष्णु को देखकर हिम्मत आ जाती है। वो रोते रोते खड़ा होता है और विष्णु के पास जाकर गले लग जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। विष्णु अर्जुन को बोलता है कि हमें यहाँ से चलना होगा। अर्जुन भी अपना बैग उठाता है और विष्णु दोनों भागते भागते सीधा कार के अंदर और निकल पड़ते हैं वहाँ से अपने घर की तरफ। विष्णु कार चला रहा था और अर्जुन सहमा हुआ बैठा था। तभी अर्जुन के फ़ोन पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज विष्णु का था। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि भाई मेरा दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका है और तू मुझे छोड़कर अकेले कहाँ जा रहा है। और ये पढ़ते ही मानो अर्जुन की रूह निकल गई हो, क्योंकि जो मैसेज था वो विष्णु की साइड से था, लेकिन विष्णु तो उसके बगल में बैठकर ड्राइव कर रहा था और वो उसको लिटरली अपने सामने देख पा रहा था। अर्जुन बहुत ज़्यादा डर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो चलती गाड़ी से सीधा कूद जाता है, बाहर कूद जाता है
जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट आती है, उसका सर भी फट जाता है और इतनी चोट के चलते अर्जुन वहीं पर बेहोश हो जाता है। अर्जुन की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और वो देखता है कि उसके माँ बाप और विष्णु के माँ बाप वहीं पर थे। वो उठ के धीमे से अपने बेड की तरफ बैठ जाता है और उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। उसे उसके घर वाले बताते हैं कि वो पिछले 3 दिनों से बेहोश पड़ा था। जब उससे पूछा जाता है उसके साथ क्या हुआ था तो वो अपने साथ हुई सारी बातें बता देता है। अर्जुन को विष्णु की माँ बताती है कि जब विष्णु ने उन्हें मैसेज किया कि वो अर्जुन को अपनी खिड़की से अकेले जाता हुआ देख रहा था। विष्णु तो अपनी जगह बंद था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका दरवाज़ा खुद ही खुल चुका था। जैसे दरवाज़ा खुलता है वो होटल के स्टाफ को बताता है और उनके साथ मिलकर अर्जुन की सर्च चालू कर देता है। और विष्णु बार बार अर्जुन को कॉल करे जा रहा था। तो वहाँ पे जब विष्णु का एक्सीडेंट हुआ था तो भीड़ जम चुकी थी। उनमें से कोई इंसान उसका कॉल उठाता है और फिर विष्णु को सारी चीज़ें बताता है कि आपके दोस्त का यहाँ एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से आ जाओ। फिर ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ एडमिट करते हैं और फाइनली 3 दिन बाद अर्जुन को होश आता है। जिसके बाद उसके घर वाले भी वहीं पहुंच गए थे, अर्जुन के भी, विष्णु के भी। विष्णु भी वहीं था। तो पहले तो घर वालों ने इन्हें बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा, बट अब अपना बेटा है ऐसी हालत में, दोनों की हालत बहुत बुरी थी। उसके बाद घर वाले समझते हैं, इन दोनों को कुछ टाइम बाद वापस अपने घर ले आते हैं और वहाँ पर एक बड़ी सी पूजा रखते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने बताया था कि विष्णु के घर वाले ऑलरेडी बहुत रिलीजियस थे। तो उनके नोन में एक बहुत बड़े पंडित थे, वो आते हैं, वो इस पूजा को अच्छे से करते हैं। जिसके बाद से फिर इन दोनों की हालत ठीक हो गई है। विष्णु का बताना है कि पूजा में जो भी हुआ वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता और वो नहीं चाहता कि मतलब ये बातें बाहर आएँ, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रखा गया है। मतलब पंडित ने भी बोलता है कि किसी को मत बताना पूजा में क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी हुआ है किसी को बताना मत। तो विष्णु नहीं चाहता, इसलिए मैं भी आपको वो नहीं बता सकता। बट हाँ, एक बहुत बड़ी पूजा रखी जाती है और उसके बाद इन दोनों की हालत ठीक हो जाती है। और ये थी विष्णु और अर्जुन की कहानी। ये थी एक ऐसी कहानी जो बेंगलोर में घूमते घूमते इनके साथ बीती थी। और ये थी आज की वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड ऑल्सो इस कहानी से अगर कुछ सीख मिलती है तो वो यही है कि प्लीज़ भगवान का नाम लेकर कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना। जस्ट बिकॉज तुम्हें कहीं जाना है, कहीं घूमना है, कुछ करना है, भगवान जी का नाम मत लेना। कुछ चीज़ें होती है जो कि जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, और अगर आप किसी का नाम लेकर झूठ बोल रहे हो, किसी के बहाने पेल रहे हो, तो भाई वो रिस्पेक्ट नहीं होती। तो प्लीज़ भगवान की रिस्पेक्ट करना और कभी भी ऐसी हरकतें मत करना, इन दोनों जैसी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।